हेलो एवरीवन, दिस इज आंचल त्यागी एंड वेलकम टू द चैनल एम विद राकेश। ये आपकी वीडियो स्पेशली टीजीटी बायोलॉजी के लिए शूट की गई है। टीजीटी बायोलॉजी, इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बायोलॉजी एग्जाम से रिलेटेड हैं। आई होप यू गाइज विल एंजॉय द वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ओके, यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, उनका हम एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर बाय ट्रिक क्या है और बाय ब्रीफ क्या है, बाय एक्सप्लेनेशन क्या है, और इस क्वेश्चन के पीछे जो आंसर है उसका जो पर्टिकुलर मीनिंग है वो क्या है, उस बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ अपना वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज member of which group are used in making beer? ओके, सो जो क्वेश्चन है फर्स्ट, उसमें पूछा गया है कि जो बियर होती है आपकी, एक आपका बिवरेज है बियर, एक ड्रिंक है जिसको बनाने में पूछा गया है इनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, बियर की अगर हम बात करें तो थर्ड ऐसा पेय पदार्थ है वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा पिया जाता है। सबसे पहले पानी आता है, फिर आती है आपकी चाय, और उसके बाद आती है बियर। ठीक है, तो थर्ड नंबर का ऐसा पदार्थ है पिए जाने वाला जो जिसकी मांग बहुत ज्यादा है वर्ल्ड में। ओके, तो जो बियर है वास्तव में उसमें कुछ परसेंटेज आपकी अल्कोहल की पाई जाती है। ओके, इट्स अ अल्कोहल। तो अब अल्कोहल जो बनाने में हमारा कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसको यूज किया जाता है, इस बारे में हम बात करते हैं। एक हमारा ग्रुप है फंगस का या फंजाई का, जिसको हम फंगी भी बोलते हैं। ओके, फंगी है क्या? फंगी जो अगर हम अपना क्लासिफिकेशन देखें, जो विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, तो थर्ड नंबर का एक ग्रुप है जिसको हम फंगी बोलते हैं, और इनकी अलग से इनको एक किंगडम बताया गया है। ठीक है, किंगडम बताया गया है। तो इनकी विशेषता ये है कि एक तो ये हेट्रोट्रोप होते हैं, मतलब कि अपना जो भोजन है खुद नहीं बना सकते। ठीक है, स्वपोषी नहीं है, परपोषी है। ये हेट्रोट्रोप को हम हिंदी में बोलते हैं परपोषी। तो उस फंजाई में आपके ग्रुप आ जाता है जिसका हम यूज करते हैं फर्मेंटेशन में। फर्मेंटेशन, किण्वन, हिंदी में बोलते हैं हम फर्मेंटेशन को किण्वन, फर्मेंटेशन या किण्वन। शायद आप सभी लोग इस शब्द से रूबरू होंगे कि फर्मेंटेशन क्या होता है, किण्वन क्या होता है। तो खमीर उठाने के लिए या चीजों को फर्मेंट करने के लिए हम एक फंगस का यूज करते हैं, हम एक फंजाई का यूज करते हैं, दैट इज यीस्ट। कभी आपने सुना है कि घर पे जैसे सपोज ढोकला बन रहा है, ठीक है, ढोकले में हम फर्मेंटेशन के लिए एक ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, वो होता है यीस्ट। कभी किसी ने सुना है कि चलो भटूरे का आटा गूंथते हैं राइजोपस मिला के, एल्ब्यूगो मिला के, या न्यूरोस्पोरा मिला के? ये सब क्योंकि यूज ही नहीं होते इस पर्पज से, केवल एक ही ऐसा पदार्थ है जो चीजों को फर्मेंट करने में यूज किया जाता है, दैट इज यीस्ट, जो कि आपका फंगस है, फंजाई ग्रुप का ही एक मेंबर है। ओके, तो इसका यूज किया जाता है। बेसिकली फर्मेंटेशन में करता क्या है, जो शुगर होती है आपकी, उनको बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन एल्कोहल या इथेनॉल भी हम बोल सकते हैं, और प्लस CO2 इसमें ट्रांसफर कर देता है बाय ए केमिकल रिएक्शन, और इस प्रोसेस में कुछ आपकी एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, तो जो मेंबर ऑफ विच ग्रुप आर यूज्ड इन मेकिंग बियर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यीस्ट। यीस्ट ऐसा मेंबर है बियर बनाने में जो यूज किया जाता है, क्योंकि जो बियर है वो हमारी फर्मेंटेशन के द्वारा बनती है। जो होती है आपकी उसके कहीं कहीं वीट, गेहूं या राइस, इन सब के फर्मेंटेशन से भी हम बियर का बनाते हैं। ठीक है, सो वी विल गो विद द आंसर डी, ईस्ट। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, या फिर कोई पॉइंट, जब हम बोलते हैं तो बोलते हुए काफी बार ऐसा हो जाता है कि कोई पॉइंट इधर उधर हो जाता है, तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल इज इन्फेक्टेड टू मैन? ठीक है, हिंदी में एक क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम जो होता है आपका, उसकी लाइफ साइकिल की अगर पूरी बात करें, हम जीवन चक्र की बात करें, तो जो मैन को इन्फेक्शन होता है वो कौन सी स्टेज में जाकर होता है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम प्लाज्मोडियम के बारे में।
इन्फेक्शन, उसकी लाइफ साइकिल, मानव को कब इन्फेक्शन हुआ, उस बारे में तो जब हम जान पाएंगे ना, जब हमें प्लाज्मोडियम के बारे में पता होगा, है ना। एक आपका किंगडम होता है प्रोटोजोआ, जो कि कभी कभी जब हम 10th वगैरह में थे तो हमने इन्वर्टिब्रेट्स में पढ़ा था फर्स्ट किंगडम दैट इज प्रोटोजोआ। बट अगर जो हम अब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें हम इसको किंगडम प्रोटिस्टा में मानते हैं, ठीक है। तो ये आपका किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, ना कि किंगडम एनिमेलिया के अंदर। तो प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले एक आपके प्रोटोजोन्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन्हीं का एक एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन क्या करता है मैन को, तो ये आपका मलेरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए? मलेरिया के लिए। मलेरिया जो रोग है उसका कारण ये प्लाज्मोडियम है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। किससे होता है? मच्छर के काटने से। वो बात ठीक है, मच्छर के काटने से मलेरिया जरूर होता है, लेकिन मच्छर उस रोग का कारण ना हो के उस रोग का वाहक है केवल। वाहक कौन होता है? आपका मॉस्किटो होता है। वाहक उसको बोलते हैं एक तरह से जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आपकी बॉडी तक लेके आ रहा है, कैरियर भी बोल सकते हैं उसको। वो बीमारी नहीं कर रहा, लेकिन वो उस ऑर्गेनिज्म को आपके शरीर में प्रवेश जरूर करा रहा है, आपकी बॉडी को पेनिट्रेट करके आपकी बॉडी में डाल रहा है। अब ये कैसे होता है? जब ये मॉस्किटो किसी ऐसे इंसान को काटेगा जिसको मलेरिया हो रहा है ऑलरेडी, तो वहां से मॉस्किटो की जो माउथ है उसमें ये चले जाएंगे प्लाज्मोडियम आपके। किस में चले जाएंगे? मॉस्किटो में। फिर वहां पर अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा पूरा करेंगे, कुछ जीवन चक्र पूरा करेंगे। उसके बाद वही मॉस्किटो जब दोबारा से फिर से किसी ह्यूमन को बाइट करेगा, किसी इंसान को काटेगा, तो क्या होगा कि जो उस मॉस्किटो जो कौन सा मॉस्किटो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? दिस इज मादा एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज। ये आपका मच्छर का नाम है। क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कौन सा मच्छर कैरियर है या वाहक है, और ये भी पूछा जाता है कि किसके कारण मलेरिया होता है। तो अब ये जब मॉस्किटो दोबारा किसी ह्यूमन को काटेगा तो इस मॉस्किटो की जो सलाइवा में स्पोरोजोइट्स हैं, स्पोरोजोइट, वो ह्यूमन की शरीर में चले जाएंगे और जाने के 10 से 12 घंटे के अंदर ही क्या करेंगे? आरबीसीज को इफेक्ट करना शुरू कर देंगे हमारी बॉडी की। अब आरबीसीज को इफेक्ट करेंगे तो आरबीसीज का नंबर डाउन जाने लगेगा हमारी बॉडी में, ठीक है। तो मलेरिया के लिए जो टेस्ट होता है उसमें यही सब चीजें काउंट की जाती हैं कि क्या आरबीसी का नंबर डाउन जा रहा है तो कितना तक पहुंच गया, उससे हम लोग देख लेते हैं। तो जब स्पोरोजोइट वापस इसमें गया आपका ह्यूमन में, तो सलाइवा में क्या प्रेजेंट थे? स्पोरोजोइट प्रेजेंट थे, और यही वो अवस्था है जो कि ह्यूमंस को इन्फेक्ट करती है। तो आंसर है इसका सी। इसके बाद स्पोरोजोइट जब आरबीसी में गए, फिर वो मीरोजोइट बनाएंगे, शाइजोइट बनाएंगे। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत सारा नंबर कर लेंगे। बाद में फीमेल एनाफ्लीज के जब फिर से काटेगी उस इंसान को, तो वापस फीमेल एनाफ्लीज में जाएंगे, वहां जाकर के अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा करेंगे। तो बेसिकली ये पूरा साइकिल होता है। जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे डिटेल में तब हम फुल लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस आपसे करेंगे, ठीक है। और मलेरिया के लिए एक खास बात मैं बताती हूँ आपको, इसको आप एक नोट की तरह या फिर एक की तरह याद रख सकते हैं कि जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनको मलेरिया नहीं होता है। और अफ्रीका में यही कारण है कि ज्यादातर लोगों का ब्लड ग्रुप ओ है, क्योंकि वहां पर मलेरिया जो है उसके वाहक जो प्लाज्मोडियम है बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और मच्छर भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। वैसे प्लाज्मोडियम की 2 स्पीशीज होती हैं जो मलेरिया कोज करती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ओके, ये आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, दैट इज टिफ्लोसोल इन अर्थ वॉर्म इज मीन्ड फॉर। एक आपका अर्थवॉर्म जो होता है केंचुआ, जिसको हम बोलते हैं किसानों का मित्र, परम मित्र, है ना, बेनिफिशियल एक ऑर्गेनिज्म है, इंसानों के लिए बेनिफिशियल होता है ना केंचुआ। तो इसमें एक टर्म दी गई है टिफ्लोसोल, हिंदी में लिख देती हूं मैं, टिफ्लोसोल। तो पूछा गया है कि जो टिफ्लोसोल है ये इससे मीनिंग क्या है, ठीक है, क्या इसका फंक्शन है, या टिफ्लोसोल वास्तव में है क्या। ओके, तो देखिए जो आपका केंचुआ है, मैं एक रफ डायग्राम यहाँ पर अगर ड्रॉ करूँ, जस्ट सपोज
दिस इज अ केंचुआ। तो केंचुए का जो शरीर है वो सेगमेंट्स में बटा हुआ होता है इस तरह से, बॉडी पर अलग अलग सेगमेंट होते हैं, अलग अलग फंक्शन उनके रिगार्डिंग सेगमेंट्स में बांट दिया जाता है। ठीक है, सपोज दिस इज अ केंचुआ, ये इसका माउथ है, इसको प्रोस्थेटियम भी बोलते हैं, और ये एनस है। और बीच में कहीं आपके 29, 31 जो सेगमेंट है, यहाँ जाकर आपकी इंटेस्टाइन का कुछ पोर्शन होता है, और जो ये डोर्सल इसकी वॉल है ना केंचुए की, ये जाके फोल्डेड हो जाती है इस तरह से कुछ अंदर। ये जो हिस्सा मैं बाहर दिखा रही हूँ अंदर ही होता है। ठीक है, वॉल फोल्ड हो जाती है जिसको हम टिफ्लोसोल बोलते हैं, इस वॉल को जब फोल्ड हो जाती है इंटेस्टाइन के पास, टिफ्लोसोल। अब बेसिक जब इंटेस्टाइन के पास है ये, तो ऑब्वियसली इंटेस्टाइन का फंक्शन किस चीज में आता है, डाइजेशन में आता है। हम लोगों की इंटेस्टाइन में जाकर इतने सारे जो एंजाइम है एक्ट करते हैं, और डाइजेशन होता है फूड का, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो सेम फंक्शन टिफ्लोसोल का है। जो भी केचुआ खा रहा है वो उसकी इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो उसके टिफ्लोसोल उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रही है। किसमें? एब्जॉर्प्शन में टिफ्लोसोल हेल्प करती है। ओके, तो टिफ्लोसोल का जो फंक्शन है वो किससे रिलेटेड हो गया? डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन से। पाचन व अवशोषण, हिंदी में मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, पाचन व अवशोषण से रिलेटेड इसका फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे इस क्वेश्चन में? मेरे पेन किधर है? ये रहा। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इसका आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, डिस्कस करते हैं इसको। एक्सोलोटल लार्वा बिलोंग्स टू फिशेज, एम्फीबियंस, प्रोटोकोडेट्स और इन्वर्टिब्रेट्स। इसके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं एक्सोलोटल लार्वा की। देखिए, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ। एक्सोलोटल लार्वा जो है वो आपके कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें पाया जाता है। इस लार्वा की खास बात क्या है कि कोई भी लार्वा होता है उसमें एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस या फिर कायांतरण। जैसे सपोज लार्वा जाता है अंडर द प्रोसेस ऑफ कायांतरण या फिर मेटामॉर्फोसिस, और इससे अडल्ट जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, अडल्ट एनिमल जो होता है वो बन जाता है। जैसे सपोज आपका फ्रॉग होता है, ठीक है, उसका लार्वा है। फ्रॉग के लार्वा का क्या नाम है? आप जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ये आपको एक क्वेश्चन दिया है मैंने, लार्वा फ्रॉग। मेंढक का जो लार्वल स्टेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बहुत ही कॉमन सी स्टेज है, बहुत ही पॉपुलर नेम है। ठीक है, एक हिंट दे देती हूँ, टी से नाम आता है। ठीक है, लिखिए जरा कमेंट बॉक्स में। तो लार्वा जाता है अंडर द प्रोसेस कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस और एडल्ट एनिमल में बदल जाता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इवन फ्रॉग में भी कभी कभी होता है कि जो लार्वा है वो अंडर द प्रोसेस कायांतरण जाता ही नहीं, मेटामॉर्फोसिस उसमें होती ही नहीं, वो लार्वा खुद ही अडल्ट बन जाएगा। अब उससे क्या होगा? जैसे जो लार्वा के कैरेक्टर थे, हम लोगों को मालूम है, जो एम्फीबियंस होते हैं, एक्सोलोटल लार्वा एक्वेटिक एनिमल्स में पाया जाता है, जैसे फ्रॉग में बताया, तो इनको बोलते हैं हम एम्फीबियन। और एम्फीबियन वो आपके एनिमल हैं जो आपके प्लांट, लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। ठीक है, तो जो लार्वल स्टेज है वो ज्यादातर वाटर में रहती है, और जो एडल्ट होते हैं वो लैंड पर रहते हैं। ओके, जमीन पर रहते हैं। तो इस लार्वा में क्या होगा? अब वो डायरेक्ट अडल्ट में बन गया, वो मेटामॉर्फोसिस हुई नहीं, इसी लार्वा जो है उसी लार्वा की ग्रोथ हो गई, वही अडल्ट बन गया। तो ये वाटर में ही रहेगा, क्योंकि जो इसमें गिल्स थे जो कि बाद में रेस्पिरेशन के लिए एडवांस ऑर्गन में बदलने थे, वो नहीं बदले, गिल्स के गिल्स रह गए। अब गिल्स का फंक्शन क्या है? गिल्स का फंक्शन तो वाटर में है, जैसे आपकी फिशेज होती हैं उनमें गिल्स पाए जाते हैं। ओके, तो फिशेज में गिल्स आपके फंक्शनल है, इसी तरह इस लार्वे में है, और ये ऑक्सीजन का काम जो है, ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाने का काम उस की बॉडी में, लार्वा की में ही करते रहेंगे। ठीक है, तो इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आता है आपका सैलामेंडर का। ठीक है, सैलामेंडर में भी एक्सोलोटल लार्वा पाया जाता है। ओके, तो जो इसका ऑप्शन का आंसर है वो है सम एम्फीबियंस। कुछ एम्फीबियंस में एक्सोलोटल लार्वा पाया जाता है जो कि नियोटेनी
इस जो ये जो प्रोसेस है जिससे लार्वा डायरेक्ट अडल्ट में ना बदलने की जगह लार्वा ही मैच्योर होकर अडल्ट बन गया, तो इसको बोलते हैं प्रोसेस को हम न्यूटेनी। ठीक है, तो एक्सोलोटल लार्वा न्यूटेनी शो करता है, इसकी खास बात है और ये एम्फीबियंस में पाया जाता है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज फिफ्थ। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन इज फाउंड इन विच ऑफ दीज एनिमल्स। ओके, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, जैसे अभी हम फोर्थ क्वेश्चन में बात कर रहे थे कि गिल्स ही फंक्शनल रहते हैं, किसमें, जो वाटर में एनिमल्स रहते हैं उनमें। तो इस टाइप का जो रेस्पिरेशन होता है ना, उसी को हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। जो रेस्पिरेशन गिल्स की हेल्प से हो वो दैट इज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। गिल्स की सहायता से होने वाला रेस्पिरेशन, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। ठीक है, और हम लोगों को पता है गिल्स किस में सबसे ज़्यादा फंक्शनल है, तो सबसे ज़्यादा तो फिशेस में ही है। सबसे अच्छा एग्जांपल तो फिशेस है। देखी होगी ना अपने स्ट्रक्चर फिश की, जो सपोज दिस इज अ फिश। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, ड्राइंग पे मत जाना, मैं सिर्फ आपको जो चीज़ समझाना चाहती हूँ उसको देखिए। यहाँ पर कुछ गिल्स पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर होती हैं जो कि वाटर को ले जाएंगी अंदर और फिर उसको निकाल भी देंगी, एक तरह से छेद की तरह होते हैं। तो उनका बेसिकली काम क्या है, गिल्स से जब वाटर जाएगी तो ऑक्सीजन उसमें से ले लेंगे और सारा वापस निकाल देंगे। तो ये सबसे ज़्यादा गिल्स जो है वो फंक्शनल होते हैं हमारी फिशेज में। तो यहाँ पर फिशेज एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो ये तो जरूर होना चाहिए। और ये इकायोफिश ना होके आई थिंक इक्थियोफिश होगा, इक्थियोफिश। ठीक है, तो फिशेज में होते हैं ये फंक्शनल सबसे ज्यादा गिल्स, और जो गिल्स की हेल्प से रेस्पिरेशन होता है, ऐसे रेस्पिरेशन को हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। याद रहेगी ये बात? ठीक है जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज ए फीचर ऑफ किंग क्रैब, एस्टेरियस, बेलेनोग्लोसस, स्पंज। यहाँ पर हमें 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, बोला है वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसका फीचर है। अगर आप लोग हमारे केवी वाले बैच में जुड़े हुए हैं ना, और आपने बायो की वीडियोस देखी हैं, कुल अभी उसमें शायद 6 और 7 लेक्चर गए हैं, बट उसमें इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम इन्वर्टिब्रेट के कैरेक्टर्स उसमें कर चुके हैं। उसमें आप अगर देखेंगे तो मैंने बड़ा जोर दे के प्रेशराइज करके बताया था कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम को याद रखिएगा, और एक कैनाल सिस्टम भी होता है, इन दोनों में कंफ्यूज भी मत होइएगा। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है आपका इकाइनोडर्मेट्स में पाया जाता है, उनका एक कैरेक्टर है, उनकी एक विशेषता है इकाइनोडर्मेट्स, जो कि आपका इन्वर्टिब्रेट्स का लास्ट फाइलम है, जिसमें आपकी स्टारफिश आती है। ओके, और बायो के स्टूडेंट हैं, जूलॉजी पढ़ी है आपने, तो स्टारफिश का आप जूलॉजिकल नेम जानते ही होंगे, दैट इज एस्टेरियस। ओके, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसमें पाया जाता है, एस्टेरियस में। किंग क्रैब आपका आर्थ्रोपोड है, आर्थ्रोपोड में नहीं पाया जाता। बेलेनोग्लोसस हेमिकोडेटा में आ जाता है, मतलब कि इन्वर्टिब्रेट और कोडेट के बीच में कहीं हेमिकोडेट्स को हम रखते हैं। स्पॉन्ज आपके सिंपल पोरिफर हैं, लेकिन आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे अभी बताया एक कैनाल सिस्टम होता है जो स्पॉन्जेस में बहुत डेवलप होता है। ओके, लेट मी सेकेंड। स्पॉन्जेस में होता है आपका कैनाल सिस्टम, इसका काम भी किस में है, वाटर सर्कुलेशन में है। वाटर जाएगा उस से अंदर, और फिर आपका एक सीलोम होती है वहां पर, जिसका नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, उसमें जाएगा, उसके बाद ओस्कुलम से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, दैट इज अ कैनाल सिस्टम, जो कि आपके स्पॉन्जेस पोरिफर में डेवलप होता है, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपका पाया जाता है एस्टेरिस में। ओके, जिसका काम क्या है उसमें, एस्टेरिस में वाटर वेस्कुलर सिस्टम का। ठीक है, पानी की जो क्योंकि पानी का इनटेक है एक तरह से, उसको बैलेंस करना, और पर्टिकुलर वर्ड क्या है उसके लिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरा बताइए कि जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। हिंट चाहिए इस बार भी आप लोगों को? थोड़ा सा मैंने दे दिया है वैसे, जैसे फ्रॉग में मैंने बता दिया था कि टी से स्टार्ट होता है, इसमें मैं थोड़ा सा हिंट और नहीं देने वाली, आपको एक दे दिया है। उससे आप लोग जरा कमेंट करिए कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो फीचर एस्टेरिस का है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है। देखते हैं आप लोग कितना जानते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। इफ एन RNA molecule contain 15% adenine, then amount of cytosine will be। हिंदी में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्वेश्चन है कि एक RNA का मॉलिक्यूल है जिसमें एडेनिन, जो आपके नाइट्रोजन बेस होते हैं 4, उनमें से एक है एडेनिन, वो 15% है।
तो साइटोसिन की अमाउंट बताइए। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले तो बात करते हैं जो आरएनए है हमारा, उसमें हमारे कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होते हैं। ठीक है, 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और ग्वानिन। ठीक है, डीएनए में और आरएनए में यही डिफरेंस है कि अगर यहाँ पर डीएनए होता तो यूरेसिल की जगह क्या होता, थायमिन होता, ठीक होता, बट यहाँ पर यूरेसिल है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट जो आता है दैट इज जो एडेनिन का नंबर होता है वो होता है ग्वानिन के बराबर, जो साइटोसिन का नंबर होता है वो होता है आपका, जो एडेनिन का नंबर होता है वो होता है यूरेसिल के बराबर, और जो साइटोसिन का नंबर होता है वो होता है आपका ग्वानिन के बराबर। ओके, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यानी कि जितना एडेनिन है उतना ही ग्वानिन होगा। सपोज करते हैं अगर 100 है आपका आरएनए मॉलिक्यूल का कंटेन 100%, तो ए कितना है, 15 है, तो यू कितना हो गया, वो भी 15 हो गया सीधा सीधा। तो कितना हो गया आपका 30, तो ये हो गया। अब इसको कैसे करें, 100 से माइनस कर देते हैं 30 को, तो हमारा टोटल ए प्लस यू निकल आया, तो ए प्लस यू बराबर 30 हो गया। और इसको ए प्लस यू 30 हो गया, तो सॉरी, तो हम जी प्लस सी कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 30 कितना हुआ, 70। अब जी की जितनी अमाउंट होगी उतनी ही सी की अमाउंट होगी, तो सपोज करते हैं जी इज एक्स, तो सी भी आपका एक्स ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2x इक्वल टू 70, x इक्वल टू 35। ओके, x इक्वल टू 35, यानी कि ग्वानिन कितना हो गया, 35 हो गया, और साइटोसिन कितना हो गया, 35 हो गया। इट्स इन परसेंटेज। ओके, तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा 35%। समझ में आया आप लोगों को? रिपीट कर देती हूँ मैं, एडेनिन का नंबर ग्वानिन के बराबर होता है, और साइटोसिन का नंबर एडेनिन का नंबर यूरेसिल के बराबर होता है। मैं खुद ही इसमें कंफ्यूज हो रही हूँ, बार बार यूरेसिल को ग्वानिन कर रही हूँ, बट ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। एडेनिन जो होगा इक्वल टू होगा यूरेसिल, एंड साइटोसिन जो होगा वो होगा इक्वल टू ग्वानिन। ठीक है, अगर एडेनिन 15 है तो यूरेसिल 15 हो गया अपने आप, और ये दोनों निकल गए तो 100 हमने मान लिया था कंटेंट है, तो 30% निकल गया, 70 बच गया। और मैं बोलूं कि 70 रुपए हैं आपके पास और आपको 2 लोगों के बीच में बांटने हैं, सोनू मोनू के बीच में बांटने हैं, तो कैसे बांटेंगे, हाफ हाफ करके 35-35। अब यहाँ पर सोनू मान लो आपका साइटोसिन है, मोनू ग्वानिन है, तो 35-35 दोनों को मिल गए। इस तरह से आपका 35% आंसर आ जाता है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज द मेन पॉइंट ऑफ। ओके, ये क्वेश्चन है आपका इवोल्यूशन से, आनुवांशिकी से, आनुवांशिकी। इसमें पूछा गया है जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, उपार्जित की उत्तरजीविता, कुछ हिंदी में ऐसा नाम है, मुझे ठीक से याद नहीं हो रहा है, लेकिन मैं समझती हूँ आप लोगों ने पढ़ी होगी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। मतलब कि एक हमारे इवोल्यूशन में एक हमारे साइंटिस्ट हुए हैं, उनका कहना था, उनकी थ्योरी थी कि जितने भी कैरेक्टर्स हम अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, अचीव करते हैं, जो भी कैरेक्टर्स हम में आते हैं वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि उन्होंने भी जिराफ का एग्जाम्पल दिया था कि शुरू में ना धरती पर जो जिराफ थे वो हर तरीके के थे। सपोज जिससे जिराफ, ऐसे भी जिराफ थे जिनके पैर ठीक थे, सॉरी ये मैं गलत डार्विन की थ्योरी बताने लगी। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर में क्या था, उन्होंने बोला था कि शुरू में जितने भी जिराफ थे सब ऐसे थे, मतलब कि जैसे आज के मॉडर्न जिराफ होते हैं, गर्दन लंबी है, आगे के पैर ऊंचे, ऐसे नहीं थे, इस तरीके के थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जैसे धीरे धीरे वेजिटेशन खत्म होने लगा, प्लांट खत्म होने लगे नीचे के, तो उन्हें धीरे धीरे अपने आगे के पैरों पर उचकने लगे खाने के लिए, और उन्हें अपनी गर्दन लंबी करनी पड़ती थी, और धीरे धीरे ये कैरेक्टर पास होता चला गया आगे की जनरेशन में। और आज के जो जिराफ हैं इस वजह से वो ऐसे हैं क्योंकि आगे के पैर बड़े हैं और उनकी गर्दन लंबी है। तो ये था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, मतलब इस जनरेशन ने एक्वायर किया कि तुम्हें पैर उचका के गर्दन लंबी करके खाना मिलेगा, तो वो आगे की जनरेशन में पास होता चला गया कैरेक्टर। तो ये हमारे लेमार्क जी की थ्योरी थी, लेमार्किज्म जिसको बोलते हैं हम, लेमार्कवाद, लेमार्क जी ने दिया था।
तो उनकी ये थ्योरी है। और जो दूसरे आपके डार्विन जी आते हैं उनकी बाद की थ्योरी आई थी जिसको बोलते हैं हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या ओरिजिन ऑफ स्पेशीज। ये थ्योरी हमारे डार्विन जी की दी हुई है। तो जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है ये थ्योरी दी है हमारी लैमार्क ने। ओके, समझ में आया आपको लोगों को? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो भी कंफ्यूजन है या कुछ गलत बोल दिया है, कुछ भी कमेंट। मैं इगरली वेट करूंगी आप लोगों के कमेंट्स का। इन ब्रायोफाइट्स द स्पोरोफाइट स्टेज इज, ब्रायोफाइट में पूछा गया है कि जो स्पोरोफाइट स्टेज होती है हैप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड होती है। ज्यादातर डिप्लॉइड होती है लेकिन कभी कभी हैप्लॉइड हो जाती है या ट्रिप्लॉइड होती है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं स्पोरोफाइट स्टेज क्या होती है और ये डिप्लॉइड हैप्लॉइड क्या है। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए ब्रायोफाइट्स क्या है। जब हम किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स जिनको पादप जगत का उभयचर बोला जाता है, पादप जगत का उभयचर, क्योंकि इनके जीवन का एक हिस्सा धरती पर पूरा होता है लेकिन इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका पानी में होता है, इसलिए उभयचर है। इन्हें पानी भी चाहिए और जमीन भी चाहिए। ओके, अब जो इनकी जीवन चक्र है, जो लाइफ स्पैन है, जीवन चक्र, वो दो हिस्सों में बटा हुआ होता है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। आप लोग इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि जैसे हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, अगर वो पैदा होने के बाद बूढ़े हो जाएं, मरे ना, सॉरी, पैदा होने के बाद बूढ़े हो जाएं और उस बूढ़े होने के बाद फिर से उनके जीवन का एक और चक्र शुरू हो जाए, फिर से वो बच्चे हो गए और फिर से वो जवान हुए, बूढ़े हुए, तो दो जीवन का एक चक्र मिला के जो पूरा होगा वो एक ब्रायोफाइट के जीवन चक्र की तरह होगा। तो इस स्टेज में होता क्या है, सबसे पहले गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है जिससे गैमेट्स बनते हैं आपके। अब हम लोगों को पता है जो गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है, देखिए हैप्लॉइड जो टर्म है वो होती है जब क्रोमोसोम नंबर n हो, डिप्लॉइड होती है जब क्रोमोसोम नंबर 2n हो। हमें पता है जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो होते हैं बाय द सेल डिवीजन ऑफ मियोसिस, जिनमें क्रोमोसोम नंबर आधा रह जाता है। ठीक है, तो गैमेट्स में क्रोमोसोम नंबर n चल रहा है, मतलब हैप्लॉइड चल रहा है। अब ये गैमेट्स किस में डेवलप होंगे, गैमेट्स से हमारे दो गैमेट मिलकर क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। जाइगोट होते ही n+n हो गए, एक मेल गैमेट आया, एक फीमेल गैमेट आया, क्रोमोसोम नंबर 2n हो गया, डिप्लॉइड हो गया। अब ये जाइगोट डेवलप होके स्पोरोफाइटिक अवस्था में चला जाएगा, स्पोरोफाइटिक, जहां से स्पोरोफाइटिक स्पोर बनाएंगे और स्पोर फिर से गैमेटोफाइटिक में जाएंगे। इस तरह से इनका पूरा जीवन चक्र चलता रहता है। तो इसमें आपकी इतनी स्टेज, इस गैमेटोफाइटिक और गैमेट्स वाली, ये होती है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली, मतलब कि हैप्लॉइड। और जो आपकी ये वाली स्टेज है स्पोरोफाइट स्पोर्स वाली, ये होती है आपकी 2n क्रोमोसोम नंबर वाली, यानी कि डिप्लॉइड वाली। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइटिक स्टेज है तो वो कैसी है, 2n नंबर वाली है, मतलब कि डिप्लॉइड है। ठीक है, तो ये गैमेटोफाइट जो है स्पोरोफाइट पे एक तरह से पैरासाइट की तरह डिपेंड होते हैं, इनसे अपने मिनरल, वाटर, फूड सब एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, तो ये ब्रायोफाइट का जीवन चक्र एक तरह से होता है जिसमें स्पोरोफाइटिक स्टेज 2n क्रोमोसोम नंबर वाली यानी कि डिप्लॉइड होती है। ये जो क्लास है हमारी, इसको ये मेनली टीजीटी बायो जो यूपी में वैकेंसीज आने वाली हैं उसके रिगार्डिंग है। ये क्वेश्चंस प्रीवियस टीजीटी यूपी में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, जिनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप खुद नहीं दे रहे हैं वो वाला एग्जाम, तो जो भी आपके डियर हैं उन लोगों को जिनको आप जानते हैं जो एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, हमको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है ट्रू स्टेटमेंट। What statement says? A statement says protozoans are mainly heterotrophs. ठीक है, water enters through osculum in sponge. Okay, cnidoblasts are located at the base of hydra, and D all are true.
ठीक है, चार में से 3 स्टेटमेंट के रिगार्डिंग हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट कहता है प्रोटोजोन्स जो हैं वो हेट्रोट्रोप्स होते हैं। अभी हमने जब प्लाज्मोडियम वाला क्वेश्चन पढ़ा था तो मैंने बताया था आपको कि प्रोटोजोन्स क्या हैं, जो हमारे किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर हैं उनको हम प्रोटोजोन्स बोलते हैं। पहले हम पढ़ते थे कि प्रोटिस्टा के अंतर्गत आपका प्रोटोजोन्स के अंतर्गत यूग्लिना आता है, जो कि स्वपोषी होता है, जिसको प्लांट एनिमल किंगडम के बीच की कड़ी भी मानते हैं। वो स्वपोषी होता है, यानी कि ऑटोट्रोप होता है। लेकिन एनिमल्स ज्यादातर ऑटोट्रोप्स नहीं होते, उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, लेकिन केवल यूग्लिना इसका एक्सेप्शन है। लेकिन यूग्लिना प्रोटोजोआ से बिलोंग ना करके यूग्लिनोइडी फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, अब बात करते हैं प्रोटोजोन्स की, जिसमें आपके आते हैं अमीबा, पैरामीशियम, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है। अभी एक प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ा था हमने। ये सब क्या है, आपके प्रोटोजोन्स हैं। तो ये सारे के सारे हेट्रोट्रोप्स होते हैं, अपना जो खाना है वो खुद नहीं बना सकते हैं, ठीक है। दूसरे ऑर्गेनिज्म को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको खा खा के जिंदा रहते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा हेट्रोट्रोप ऑटोट्रोप क्या होते हैं, स्वपोषी परपोषी क्या होते हैं। जिनमें क्लोरोफिल होता है वो स्वपोषी होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इनको ऑटोट्रोप्स। और जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग अपना खाना दूसरों से ले रहे हैं, जैसे हम प्लांट से ले रहे हैं, तो हम क्या हैं, हेट्रोट्रोप्स, परपोषी, हिंदी में परपोषी। ओके, अब बढ़ते हैं आपके सेकंड पॉइंट की तरफ, दैट इज वाटर एंटर्स थ्रू ओस्कुलम इन स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में जो वाटर एंटर करता है वो ओस्कुलम के थ्रू करता है। ये जो पोर्शन था, ये वाला पॉइंट था, ये हमने अभी डिस्कस किया था। ओस्टिया के थ्रू एंटर करता है। फिर एक सीलोम होती है, सील होती है, जिसका मुझे नाम पूरा याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं सिर्फ सील वर्ड यहाँ पर यूज कर रही हूँ। गुहा होती है, कैविटी होती है, उसके बाद ओस्कुलम से बाहर निकल जाता है, ये होता है। तो बी ऑप्शन आपका गलत है, ए ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर अगर एक ऑप्शन एक गलत हो गया, एक सही हो गया है, तो ऑल आर ट्रू भी गलत हो गया है। और निडोब्लास्ट जो है बेस पर लोकेट होती है हाइड्रा की, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। हाइड्रा का डायग्राम आप लोगों को याद होगा, कुछ इस तरह का होता है, और निडोब्लास्ट बेस पर नहीं है, अपर साइड पर है, ठीक है। निडोब्लास्ट मतलब स्टिंग करने वाली, एक तरह से कांटे चुभ होने वाली जो सेल्स हैं, वो यहाँ पर मिलती हैं हाइड्रा में। ओके, चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए कि प्रोटोजोन्स जो है मेनली हेट्रोट्रोप्स होते हैं, और ऑप्शंस इसके गलत हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो बोलता है कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वेरियस सेल्स में प्लांट की, उनको हम क्या कहते हैं। ओके, तो प्लांट सेल में जो टिश्यूज होते हैं परमानेंट वाले, वो 2 टाइप के होते हैं आपके, सिंपल होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। सिंपल टिश्यूज वो होते हैं जो 1 सेल के बने हुए होते हैं, जैसे स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा है, ये सब आपके सिंपल टिश्यू हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू उनको बोलते हैं जो मोर देन 1 सेल के बने हुए होते हैं। परमानेंट टिश्यू विद वेरियस सेल्स, वेरियस मतलब मोर देन 1 सेल। तो इसमें आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिनके आपने नाम बहुत अच्छे से सुने होंगे, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। ये आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। और आपके परमानेंट टिश्यू जिनमें वेरियस सेल्स होती हैं, मोर देन 1 सेल होती हैं, वो होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टोमियम इन अर्थवर्म। ठीक, अभी मैंने जब केंचुए की स्ट्रक्चर पहले बता दी थी, जहाँ पे हमसे टिफ्लोसोल के बारे में पूछा गया था, चलिए वहीं पर चलते हैं, वहीं डिस्कस करते हैं। कहाँ गया हमारा केंचुआ, ये रहा। मैंने बताया था माउथ है, इसी के लिए हम प्रोस्टोमियम वर्ड यूज करते हैं, प्रोस्टोमियम। इवन ये जो प्रोस्टोमियम है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि जो केंचुआ है ना, इसके माउथ के ऊपर एक कवरिंग होती है, वो प्रोस्टोमियम है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कवरिंग है वो। और डिगिंग जो, क्योंकि केंचुआ तो ज़मीन के अंदर रहता है, ज़मीन खोद के, मिट्टी को खोद के उसके अंदर रहता है, तो दोनों काम में प्रोस्टोमियम यूज़ होती है आपकी, ज़मीन खोदने में भी, डिगिंग सॉइल में भी, और एक सेंसरी ऑर्गन भी है, ठीक है। तो वी विल गो विद द आंसर सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों ऑप्शन सही हैं रिगार्डिंग प्रोस्टोमियम।
ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 13th क्वेश्चन की। पेप्टाइड सिंथेसिस इन ए सेल अकर इन, ये क्वेश्चन भी वो बता देंगे बच्चे जो केवी के बैच में हैं, क्योंकि वहां पर ये क्वेश्चन हमारा डिस्कस हो चुका है। पेप्टाइड सिंथेसिस जो है सेल में कहां पर होता है, क्वेश्चन ये है हिंदी में। पेप्टाइड के बारे में बात करें अगर, पेप्टाइड्स क्या होते हैं, जो स्मॉल चेन होती है एमिनो एसिड की, वो होते हैं पेप्टाइड, स्मॉल चेन ऑफ एमिनो एसिड्स। और आपके एमिनो एसिड्स जो है उनका क्या होते हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, प्रोटीन। तो पेप्टाइड, प्रोटीन, एमिनो एसिड, अगर तीनों में से किसी का भी सिंथेसिस पूछा जाए सेल्स में तो कहां पर होता है, एक ही ऑर्गन है और वो है आपके राइबोसोम्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिन पर एब्सेंट होती है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें ट्रिक नहीं है, याद पता है तो कर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, रेस्पिरेटरी साइट है, क्लोरोप्लास्ट आपके किचन बोले जाते हैं प्लांट्स के, राइबोसोमा के हो गए हैं। पेप्टाइड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस और एमिनो एसिड सिंथेसिस में न्यूक्लियस आपका आ जाता है मैनेजर, ऐसे सेल का मैनेजर होता है न्यूक्लियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप हाउ मेनी जीनोटाइप्स आर पॉसिबल इन ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप। कार्ल एंड स्टीनर जो है वो हमारे ब्लड ग्रुप के जनक हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप के। मतलब कि चार टाइप का ब्लड ग्रुप होता है ह्यूमंस में, ए, बी, ए बी और ओ। जो हमारे ब्लड ग्रुप की नेमिंग होती है, जो नाम होते हैं, वो होते हैं इनमें प्रेजेंट एंटीजन के आधार पर, और एंटीजन के द्वारा ही इनका जीनोटाइप शो किया जाता है कि कौन सा एंटीजन है। अब जो ये ओ रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली ओ ना होके जीरो होता है, बोलते हैं हम ओ हैं लेकिन इसका मतलब है जीरो, कि इसमें कोई एंटीजन नहीं है। तो इसका अगर हम जीनोटाइप लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से हो जाता है, I0 I0। ओके, अगर ए का लिखेंगे हम तो IA 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 और IO, दो जीनोटाइप है। ए डोमिनेंट है, इसलिए अगर दोनों कंडीशन है तब भी खुद को शो करेगा, और एक ए है और एक जीरो है तब भी ए ही शो होगा। IB के लिए भी सेम है, IB 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 IO। ओके, AB के लिए है IA IB, एक ही जीनोटाइप हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल हमारे जीनोटाइप हो गए 6। तो यहाँ पर कुछ हमारे क्वेश्चन को हाईलाइट करने में मिस्टेक हो गई है, इसका आंसर है सी, कि 6 जीनोटाइप जो है एबीओ ब्लड ग्रुप में होते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। नंबर ऑफ बार बॉडीज इन क्लेनफाइंटर सिंड्रोम, कितनी बार बॉडीज होती है क्लेनफाइंटर सिंड्रोम में। ए बोलता है 1, बी बोलता है 2, सी बोलता है 3 और डी बोलता है 0। क्लेनफाइंटर सिंड्रोम जो है वो होता है जब आपकी जो क्रोमोसोम है उनकी कंडीशन होती है XYY, जब एडिशनल क्रोमोसोम आपका एक उपस्थित हो जाए। ओके, हाँ, जब आपका एक एडिशनल वाई क्रोमोसोम आ जाए तब हम बोलते हैं कि वाई आपका अब क्लेनफाइंटर सिंड्रोम है। ये आपकी जो सेक्स क्रोमोसोम है उसकी एक कंडीशन है, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम की कंडीशन है। तो बार बॉडीज जो होती हैं बेसिकली वो क्या होती हैं आपकी, बार बॉडीज जो होती हैं जितने भी एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं आपके इंडिविजुअल में, उसका -1 कर देते हैं, बार बॉडी मिल जाती हैं। नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1, तो हमारी क्या हो जाएंगी, बार बॉडीज हमको पता चल जाएंगी, बार बॉडीज। तो अगर XYY है तो कितने एक्स हो गए, यहाँ पर एक्स हो गया हमारा 1, तो 1 - 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है कि क्लेनफाइंटर में XXY कंडीशन है या XYY है। ओके, अगर XYY है, एक बार मैं चेक करके कमेंट बताती हूँ आपको, या जब हम नेक्स्ट वीडियो है इसमें फिर से इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि अगर XYY कंडीशन है तो बार बॉडी हमारी 0 हो जाएंगी, लेकिन अगर XXY कंडीशन है तो हमारी बार बॉडीज 1 होंगी, ठीक है।
इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें फिर से सॉल्व करेंगे, थोड़े से कंफ्यूजन की वजह से, ठीक है। लेकिन 14 क्वेश्चन जो हैं आई एम डैम श्योर कि इनके आंसर्स आपको सही मिले होंगे। आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। बाकी के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे, मिलते रहेंगे आपसे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर कीजिएगा वीडियो को सभी के साथ जो कि तैयारी कर रहे हैं आपके टीजीटी बायोलॉजी एग्जाम के लिए। आई होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।